जूल थॉमसन इफेक्ट के बाद में हमने जूल थॉमसन कॉफिशिएंट निकालना सीखा आइडियल गैसेस के लिए। और अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जूल थॉमसन कॉफिशिएंट फॉर रियल गैसेस। कि रियल गैसेस के लिए जूल जूल थॉमसन का जो कॉफिशिएंट है, जिसको आप म्यू जेटी बोलते हो या सिर्फ म्यू से भी हम इसको कई बार रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कल कुछ हमने बात की थी कि अगर रियल गैस हमारे पास में है और अगर वो एक्सपैंड होती है किसी वैक्यूम के अंदर, ठीक है ना, तो कुछ एक्सटर्नल वर्क जो है वो वहां पर होता है। और वो एक्सटर्नल वर्क जो हो रहा है वो किस उसमें हो रहा है कि वो जो गैस है वो जो एक्सपैंड हो रही है, जो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखा था, उस एक्सपेरिमेंट में हमने बात की थी कि ये वाली जो गैस जब एक्सपैंड होती है तो जो गैस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वंडरवाल फोर्सेस हैं उसको सेपरेट करने में वो एनर्जी काम आ जाती है। ठीक है ना, इसके बारे में कल हमने डिस्कशन अपना किया था। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर कहा था कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है, वॉल्यूम में अगर हम चेंज करते हैं, टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, तो वो वैल्यू हमारे पास में जो आती है वो क्या आती है, वो पॉजिटिव आती है। और जो हीट कैपेसिटी होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, जो हमने बात की। और जूल थॉमसन कॉफिशिएंट के लिए हमने कहा कि सब अगर हम रियल गैस के लिए निकालना चाहते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास में पीवी इक्वल्स टू आरटी होता है। और रियल गैस इक्वेशन हमारे पास में जो आया है, जो वंडरवॉल ने अपना कुछ करेक्शन दिया था उसके बेस पर, जो पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी होता है। ओके, तो ये बात हमने कही थी। और इन्वर्जन टेम्परेचर पर जो कॉफिशिएंट की जो वैल्यू होती है जूल थॉमसन कॉफिशिएंट की, वो 0 होती है। और अगर हम रियल गैसेस में बात करें और वंडरवॉल जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई हम करते हुए, ये वाला जो इक्वेशन वंडरवॉल ने जो अपना रियल गैस के लिए दिया, इसके थ्रू हमने आगे जूल थॉमसन कॉफिशिएंट निकालने के लिए थोड़ा सा डेरिवेशन किया था। और हम ये कहते हैं कि साहब जो a अपॉन वी स्क्वायर है, जिसको हम इन्वर्जन प्रेशर बोलते हैं, है ना, सॉरी क्या कहते हैं, इंटरनल प्रेशर बोलते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है हमारे पास में, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, ये पी वी माइनस पी बी और ए वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर टी। ये हमारे पास में ये इक्वेशन थोड़ा सा सॉल्व किया हमने, तो हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, है ना। और इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम क्या करते जाते हैं, थोड़ी सी नंबर देते जाते हैं ताकि हमको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी जब हम किसी इक्वेशन को कोट करेंगे। तो इस इक्वेशन को मान लेते हैं कि हम ये इक्वेशन हमारे पास में जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन को आगे सॉल्व किया, ये इक्वेशन हमारे पास में आया। हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व कर रहे थे और हमने बात की कि साहब जो ये v जो है वो v स्क्वायर इसमें ये कट गया और बाकी का जो इक्वेशन है वो आपके पास इस तरह से बचा। तो हम pv इक्वल्स टू देख रहे थे और बाकी का जो टर्म है उसको हमने इधर राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया था। तो ये RT है और ये पॉजिटिव में हो जाएगी, ये वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी और ये वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास में लास्ट आया था जो हमने कल देखा था, है ना। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट्स हैं a और b, a एंड b, इन कांस्टेंट्स को हम बोलते हैं वंडरवॉल कांस्टेंट्स। वंडर वॉल्स कांस्टेंट। और इनकी वैल्यू जो है वंडरवॉल कांस्टेंट्स की, ये जो a और b है ये बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटी है। और बहुत ही छोटी होने की वजह से आप देखो कि इस टर्म में ये दोनों जो कांस्टेंट्स हैं वो काम आए हैं, a और b। और अगर ये जो ऊपर वाली जो टर्म है ये अगर छोटी है और ये v स्क्वायर की टर्म बड़ी है, तो अगर ये टर्म छोटी है और ये टर्म बड़ी है, तो जब हम इसको
सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू क्या आएगी, बहुत ही ज्यादा स्मॉल आएगी, वेरी स्मॉल। और अगर ये टर्म बहुत ज्यादा स्मॉल आती है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये जो टर्म है इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। और नेग्लेक्ट करने के बाद जो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगा वो क्या इक्वेशन आएगा, ये हमारे पास में है पीवी इक्वल्स टू, फिर हमारे पास में है आर टी, ये हमारे पास में आर टी है, और फिर प्लस पीबी और माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। और इस टर्म को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ ए बी जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, जिसकी वजह से हमारे पास अब ये जो इक्वेशन है वो ये इक्वेशन आ जाता है। और हमें पता है कि 1 मोल गैस के लिए, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस जो इक्वेशन होता है पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, आर टी। और यहां से अगर हम इस v की वैल्यू को लें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर टी अपॉन पी। ओके, तो हम यहां पर इस वैल्यू को आगे पुट करते हैं और देखते हैं कि ये इक्वेशन किस तरह से बदलता है। ओके, तो ये जो इस इक्वेशन को भी हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास में, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा सबसे पहले v की जो वैल्यू है वो इससे निकालते हैं। तो देखो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू हो जाएगा आर टी अपॉन पी। p को हम कहाँ लेंगे, नीचे लेंगे, है ना, आर टी अपॉन पी। तो अब ये p जो है वो सबके नीचे आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, सभी के नीचे यहाँ पर p आएगा। तो हम यहाँ पहली टर्म, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, दूसरी टर्म हो जाएगी हमारे पास में ये पीबी अपॉन पी, और पीबी अपॉन पी हो जाएगा तो p और p कट जाएगा, और p और p कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ b रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ b लिख देते हैं, ये b हमने लिख दी। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, माइनस, अब a अपॉन v और p, तो ये हो जाएगा a अपॉन v और p नीचे आ गया, है ना। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गया v इक्वल्स टू आर टी प्लस बी माइनस a अपॉन वीपी। ये वीपी का मतलब है पीवी, पीवी भी लिख सकते हैं हम इसको, है ना, ये पीवी ही है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था कि पीवी इक्वल्स टू 1 क्या होता है, आरटी होता है, ये आप जानते ही हो। तो हम इस इक्वेशन में क्या कर देते हैं, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा v इक्वल्स टू आर टी अपॉन पी प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी, है ना। ये जो पीवी है इसकी जगह हमने क्या रख दिया, आर टी रख दिया। और ये इक्वेशन हम यहाँ पर कह देते हैं कि साहब ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास हो गया इक्वेशन 4। अब ये जो इक्वेशन 4 हमारे पास में है इसको हम टेम्परेचर के साथ में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब T के साथ में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए T के साथ में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस इक्वेशन को 4 को। तो देखो हम इस इक्वेशन को 4 को करते हैं, ये हमारे पास में डाबा V, और टेम्परेचर के साथ में करना है तो डाबा T, प्रेशर कांस्टेंट रखना है इसलिए हम यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रख लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें पता है कि हमें किसके साथ में करना है, टी के साथ में करना है। तो ये आर तो कांस्टेंट होता है, ये टी है, और नीचे भी टी के साथ में हम करेंगे, और प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो ये टी और टी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, सिर्फ आर पी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सिर्फ आर पी लिखते हैं, आर अपॉन पी। ओके, फिर हम अगली उस पर चलते हैं। तो ये हमारे पास में एक
जो वैल्यू है कि साहब ये a अपॉन आर टी, और t के साथ में ही हमने इसको करना है तो मल्टीप्लाइड बाय t है, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, हम इसको ले सकते हैं। तो ये हम ले लेते हैं इसको टी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास में ये इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में इक्वेशन था, कौन सा वाला, ये वाला इक्वेशन 4, इस इक्वेशन 4 को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करके देखते हैं। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, इस वाले इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, री अरेंजिंग इक्वेशन 4। तो हमें क्या मिलता है, तो हम इसको जरा पहले तो पूरा लिख देते हैं, v इक्वल्स टू आर टी अपॉन पी प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी। यही इक्वेशन है हमारे पास में 4। तो मैं इसको दोबारा 4 लिख देता हूं, और फिर अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो पहले में क्या करते हैं, ये जो b है इसको हम इस तरफ ले चलते हैं, तो ये v माइनस बी हो जाएगा, ये प्लस में है इसलिए v माइनस बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास में आर टी अपॉन पी, और फिर बचेगा हमारे पास में a अपॉन आर टी। ओके, ये इस तरह से हमें यहां पर ये मिल गया। अब ये v माइनस बी ये एज इट इज, और यहां पर क्या करते हो, यहां पर आप इसका एलसीएम ले लेते हो, तो ये हो जाता है पी आर टी, और इसके साथ में करोगे तो इसको देखो तो p तो यही हो गया, बाकी क्या बचा आर टी, तो और आर टी को आर टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर टी स्क्वायर, माइनस इसको इससे करोगे तो आर टी कट गया, फिर क्या बचा क्या बचा p, सो p और ये मल्टीप्लाइड बाय a। तो ये इक्वेशन हमारे पास में आया। अब हम क्या करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये p, ये हम कर देते हैं इसको v माइनस बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, ये जो p है वो इसके साथ में आ गया। तो उसके बाद में आप वही क्या बचा, आर स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस पी ए अपॉन आर टी। अच्छा, ये p चला गया, अब आर टी तो बचा है, तो अब ये आर टी इसके साथ में भी है और ये आर टी इसके साथ में, दोनों के साथ में, तो हमने यहां पर दोनों के साथ में कर दिया। अब ये जो आर टी है और ये जो आर टी है ये आपस में कट जाएंगे, और ये वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, पी वी माइनस बी इक्वल्स टू, अब ये क्या बचा हमारे पास में आर टी माइनस पी ए अपॉन आर टी। ओके, तो ये इक्वेशन हमारे पास में आई, और अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे करते हैं, तो p v माइनस बी ये एज इट इज रहेगा, और इस इक्वेशन को, ये वाला जो टर्म है इसको हम इस तरफ ले लेते हैं, तो ये माइनस का टर्म है इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगा, इधर प्लस का हो जाएगा, सो प्लस पी ए अपॉन आर टी इक्वल्स टू, अब यहां पर राइट साइड में क्या बचा, सिर्फ आर टी बचा, ये राइट साइड में सिर्फ आर टी बचता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है वो रीअरेंज होकर के हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में आ गया आर टी, सॉरी पी माइनस पी पी वी माइनस बी प्लस पी ए अपॉन आर टी इक्वल्स टू आर टी, है ना। अब ये जो इक्वेशन हमारे को मिला है, इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 5। अब ये जो इक्वेशन 5 है इसको दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, पीटी से डिवाइड कर देते हैं। मैं इसको यहीं लिख देता हूं, बाय
डिवाइडिंग इक्वेशन 5 विथ पीटी, है ना। तो पीटी से हम इसको डिवाइड करते हैं। देखो, तो पीटी से डिवाइड करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगा, ये क्या है, पी वी माइनस बी अपॉन पीटी प्लस पी ए अपॉन आर टी मल्टीप्लाइड बाय पीटी। पीटी से डिवाइड किया ना, और आर टी अपॉन पीटी। तो आप यहां पर देखो, ये पी से पी कट जाएगा, यहां पर भी पी से पी कट जाएगा, और यहां पर टी से टी कट जाएगा। तो जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो इक्वेशन क्या मिलेगा, वो इक्वेशन मिलेगा हमें v माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर, और ये जो t है ये 2 है, तो ये इसका टी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये यहां पे बचेगा r अपॉन p, है ना। अब इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं, ये इक्वेशन हमारे पास में आ गया 6। अब ये जो r अपॉन p की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, हमारा जो पिछला इक्वेशन है उस इक्वेशन के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, तो हमारा पिछला इक्वेशन कौन सा, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन है ना। यहां पर भी हमारे पास में क्या है, ये आरपी का वैल्यू है, तो ये आरपी का वैल्यू इस इक्वेशन 6 से हम यहां कर देंगे पुट। तो यहां अगर हम पुट करते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलता है, क्या मिलता है, वो हम लिख देते हैं यहां पे। तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास में डाबा v अपॉन डाबा t एट प्रेशर कांस्टेंट, ये हमने ले लिया ये वाला, देन इक्वल्स टू, अभी जो rp है उस rp का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो rp की वैल्यू क्या है, v माइनस बी अपॉन t, ठीक है, और प्लस a अपॉन आर टी स्क्वायर। अब देखो यहां पर भी a अपॉन आर टी स्क्वायर है और यहां पर भी a अपॉन आर टी स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, तो 2a अपॉन आर टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास में आ गई, दिस वन। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं यहां से करके कॉपी करके और दूसरे पेज पे लेकर के चलता हूं। ये इक्वेशन हमारे पास में था। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं आगे। तो ये है डाबा v अपॉन डाबा t एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टी तो है ही, और ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पर भी 1 अपॉन टी, यहां पर भी तो 1 अपॉन टी है ना। इस ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2a अपॉन आर टी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन टी, लिखा जा सकता है ना। तो ये 1 अपॉन टी इसका, और इसका भी 1 अपॉन टी, इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये हमने यहां पर कॉमन ले लिया। अब यहां क्या बचा, यहां पे बचा v माइनस बी, 1 अपॉन टी बाहर आ गया है, और इस 2a अपॉन आर टी स्क्वायर में से भी 1 अपॉन टी बाहर आ गया है। तो जो हमें बचा है वो क्या बचा है, प्लस 2a अपॉन आर टी। ओके, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो इस वजह से आपका ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है, ये इक्वेशन मिल गया हमको। तो इस इक्वेशन को हमने पहले कहां तक नंबर दिया हुआ है, 6 तक नंबर दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 7 हो जाता है हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे को ये इक्वेशन मिल गई। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, और ये जो 1/t है इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो इधर ये t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये इक्वेशन आ जाएगा t डाबा v अपॉन डाबा t एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू वही v माइनस b प्लस 2a अपॉन rt। ठीक है, ये 1/t जो है, ये जब हमने इसको किया तो ये यहां पर इस t से ये वाली जो टर्म है लेफ्ट साइड वाली वो मल्टीप्लाई होगी, ये वाली जो टर्म है वो मल्टीप्लाई होगी। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है v, ये वाली, इसको इस तरफ ले लेंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में t डाबा v अपॉन डाबा t एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस v इक्वल्स टू, अब देखो ये वाला टर्म बचा हमारे पास में माइनस का, और ये वाला टर्म बचा हमारा प्लस का। तो पहले प्लस वाले लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन rt माइनस b, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये इक्वेशन हम यहां लिख देते हैं, और इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन हो गया हमारे पास में इक्वेशन 8। ओके, अब एक बहुत ही फेमस एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, एक वेल नोन थर्मोडायनेमिक रिलेशन, well known thermodynamic relation। वो क्या है, वो होता है V इक्वल्स टू T del V अपॉन del T P प्लस डाबा H डाबा P। और ये एक वेल नोन थर्मोडायनेमिक रिलेशन है जो कई जगह पर काम आता है। ठीक है, अब इस थर्मोडायनेमिक रिलेशन को हम यहाँ इस के साथ में यूज करेंगे। तो इस ये जो इक्वेशन हमारे पास में है, इस इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, कौन सी वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को, इस हम इक्वेशन 9 कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, हम उसमें लिख सकते हैं कि डाबा H अपॉन डाबा T एट कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू, इस वाली टर्म को हम क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे यहां पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में v माइनस, ये प्लस का है, ये वाला टर्म प्लस का है इसलिए उधर माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको माइनस का लिख देते हैं, और यहां पे लिखेंगे हम t डाबा v अपॉन डाबा t p। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास में ये इक्वेशन 10 आ जाता है। ओके, अब अगर आप लोगों को याद हो तो हम जानते हैं कि जो म्यू जे टी है, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट जो है, वो वैल्यू होती है 1/cp, मतलब -1/cp डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। ये हमने पहले निकाल चुके हैं। तो म्यू जे टी जो है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/cp, और ये क्या है, ये है हमारे पास में डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये क्या है, डेल एच अपॉन डेल टी, सॉरी डेल पी
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू रख देते हैं, है ना, इसकी। तो ये वैल्यू आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस t डेल v अपॉन डेल t p। ठीक है, ये वैल्यू जो थी वो हमने इस इक्वेशन से, इक्वेशन 10 से यहां पुट कर दी। ओके, सो अब हमारे पास में जो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट है, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट, वो क्या हो जाएगा। अब देखो ये माइनस में है ना, हम इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं इस टर्म को इस टर्म के साथ में मतलब इसको देखूं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का है और इसके साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर है ना, ब्रैकेट के बाहर है, ये ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले इसके साथ में कर लेते हैं फिर इसके साथ में कर लेंगे, दोनों के साथ में आप इसको कर लेते हो। तो ये जो टर्म है अंदर वाला, ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 1/cp। ये माइनस का टर्म है, ये वाला, ये टर्म माइनस का है, तो हम इसको प्लस का बना देते हैं, क्योंकि हमने इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हो जाता है हमारे पास में t डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट। अच्छा, और ये जो टर्म है ये प्लस का है और इस ये माइनस का है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस, ये हो जाएगा v। ओके, तो एक इक्वेशन हमारे पास में आ गया ये। ओके, अब हमारे पास में इक्वेशन था ऊपर ये इक्वेशन 8, ठीक है ना, और हमारे पास में है एक इक्वेशन 11। तो इक्वेशन 8 और इक्वेशन 11 को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो हम क्या दे सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 11। तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन 8 और 11 से, तो देखो ये हमारे पास में इक्वेशन 8 है, तो इस इक्वेशन को मैं नीचे ले लेता हूं ताकि हम यहां पर जब इसको मिलाएंगे आपको पता चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मैं इसको यहां लिख देता हूं। तो अब हम इस इक्वेशन 8 और इस इक्वेशन 11 से देखते हैं कि हमारे पास में क्या आ रहा है। सो वैसे तो आप समझ ही गए हो, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है ना, तो इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, सिंपल। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में म्यू जे टी इक्वल्स टू 1/cp, ये 1/cp आ गया, और ये टी डाबा वी अपॉन डाबा पी और डाबा टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये वाली जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी अंदर है ना ब्रैकेट में, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2a अपॉन आर टी माइनस बी। ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास फॉर रियल गैसेस जूल थॉमसन कॉफिशिएंट के लिए। ये इक्वेशन हम 12 ले लेते हैं। तो ये जूल थॉमसन कॉफिशिएंट फॉर रियल गैसेस हमें मिल जाती है। अब ये इक्वेशन हमें क्या बताता है, ये जो इक्वेशन 12 है ये हमें इक्वेशन क्या बताता है, तो इस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो देखो, अगर ये जो 2a अपॉन आर टी की जो वैल्यू है ये अगर b से ज्यादा हो, अगर ये वाली वैल्यू इस b से ज्यादा होगी
तो ये जो म्यू जेटी की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ 2a अपॉन RT इज ग्रेटर देन B, देन जो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट है वो क्या आएगा, विल बी पॉजिटिव। जूल थॉमसन कॉफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। और अगर ये जो 2a अपॉन RT ये B से कम है, अगर ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस में आएगी, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ देन म्यू जेटी विल बी नेगेटिव। अब ये कहता क्या है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि जब गैस एक्सपैंड होगी, वो जो आपने देखा कि साहब यहां पर 2 कंपार्टमेंट में हमने इसको डिपो किया और यहां पर पोरस मीडियम लगा दिया और ये एक पिस्टन लिया और ये दूसरा पिस्टन है हमारे पास में, और जब हम इस गैस को कंप्रेस करते हैं, जब इसको यहां धक्का देते हैं, ये गैस कंप्रेस होगी तो ये पोरस से निकलेगी, है ना। और इससे बाहर निकलने के बाद में ये गैस इस पिस्टन को बाहर की तरफ धक्का देगी, है ना। तो जो गैस का टेम्परेचर है, यहां पर हमने थर्मामीटर लगाया हुआ था, यहाँ पर हमने थर्मामीटर लगाया होता है, तो हम देखते हैं कि जब गैस एक्सपेंड होती है, जब हम इस पिस्टन को यहाँ पर दबाते हैं और ये हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ गैस मूव करती है, तो जेटी की वैल्यू फॉर रियल गैसेस अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि गैस कैसा इफेक्ट देगी, गैस देगी कूलिंग इफेक्ट। और अगर यहां पर म्यू जेटी की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर प्रेशर हम हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ इसको मूव कर रहे हैं या इसका प्रेशर घटा रहे हैं, तो टेम्परेचर यहां पर जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और यहां जो शो होगा वो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट। और एक सिचुएशन ऐसी होगी जिसे हम बोलते हैं 2a अपॉन RT, जब B के बराबर होगा। ऐसी कंडीशन में जब 2a अपॉन RT B के बराबर है, उस समय हम कहेंगे कि जो म्यू जेटी की वैल्यू है वो क्या होगी, 0। और म्यू जेटी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यह है कि ऐसा टेम्परेचर जहां पर म्यू जेटी की वैल्यू 0 होती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि ज्यादातर गैसेस जो रियल गैसेस हैं उसको जब आप इस तरह से कंप्रेशन कराओगे और एडियाबैटिकली एक्सपैंड होने दोगे तो कूलिंग इफेक्ट देती हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो हीटिंग इफेक्ट देती हैं कि जब आप उनको, तो हम क्या करते हैं, इन गैसों को पहले ठंडा करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लेकर के आते हैं, इसको -80 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आते हैं और इसको -240 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आते हैं। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे ये कूलिंग इफेक्ट देने लगती है, लेकिन -80 डिग्री पर म्यू जेटी की वैल्यू क्या आती है, 0। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम इन्वर्जन टेम्परेचर बोलेंगे, जिस टेम्परेचर पर म्यू जेटी की वैल्यू 0 होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जिससे ऊपर नीचे करने पर म्यू जेटी का साइन जो है वो बदल जाता है, या जूल थॉमसन कॉफिशिएंट का साइन बदल जाता है। कि अगर हम इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर रखते हैं तो जो म्यू जेटी की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है, और अगर हम इस टेम्परेचर से कम रखते हैं टेम्परेचर, तो म्यू जेटी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, सॉरी पॉजिटिव हो जाती है, और कूलिंग इफेक्ट शो करती है। तो हम इस इक्वेशन से ही इस इन्वर्जन टेम्परेचर को निकाल सकते हैं। ये जो इक्वेशन है हमारे पास में, दिस वन, इससे हम ओके
तो कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि साहब जो 2a अपॉन आर टी, अब ये जो टेम्परेचर है इसको हम इन्वर्जन टेम्परेचर बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं आई, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि साहब ये बी, ये एक वो सिचुएशन है जहां पर ये दोनों बराबर हैं, ये हमने, और इस टेम्परेचर को हमने रिप्लेस करके टीआई कर दिया, टीआई मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर। तो जो टीआई है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपली 2a अपॉन आर बी। तो इन्वर्जन टेम्परेचर आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, और ये इक्वेशन ये बताता है कि इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू ए और बी जो वंडर वाल कॉन्स्टेंट्स हैं उस पर डिपेंड करती है। मतलब आप अलग अलग गैसेस, जब आप गैसेस लोगे अलग अलग, तो हर गैस के लिए ए और बी की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो आप जो भी रियल गैस लो उसके लिए ए और बी की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसी वजह से डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेस आप लेते हो उसका जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो अलग अलग आता है या होता है। ओके, तो ये था हमारा जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। तो हमने देखा कि जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, हमने जूल थॉमसन कॉफिशिएंट निकाला, और फिर हमने जूल थॉमसन कॉफिशिएंट रियल आइडियल गैसेस के लिए निकाला, फिर हमने रियल गैसेस के लिए निकाला, और फिर बाद में हमने यहाँ पर ये जो इन्वर्जन टेम्परेचर है उसके बारे में देखा कि इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है और उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं और वो किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो ए और बी जो वंडरवाल कांस्टेंट्स हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, जो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट को लेकर के हम स्टडी कर रहे थे, वो यहां पर पूरा हो जाता है। अब जो हम स्टडी करेंगे वो हम बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मो, अब तक जो हमने फिजिकल जो हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, वो थर्मोडायनेमिक्स हमने जनरल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली होता क्या है, क्या लॉज हैं। अभी हमने फर्स्ट लॉ ही पढ़ रहे हैं, बट इस चीज को अगर हम केमिस्ट्री के सेंस में देखें या हम ये कहें कि जो हीट एनर्जी है वो हम जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं या केमिकल के जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब भाई केमिकल रिएक्शंस का मतलब तो आपको समझ में आता है कि साहब ए और बी ये आपस में रिएक्ट हुए और उन्होंने क्या किया, सी बना लिया या सी प्लस डी बना दिया, है ना। ये तो केमिकल रिएक्शंस हो गए। केमिस्ट्री में फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं? केमिस्ट्री में फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, मान लीजिए कि आपने ले लिया वाटर, वाटर, और ये कैसा है, सॉलिड, और सॉलिड का मतलब है ये आइस फॉर्म में। अब आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है ये वाटर वाटर ही रहेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, और ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप बोलोगे लिक्विड। तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद में ये आइस या बर्फ ठंडी होकर के किस में कन्वर्ट हो गई, सॉरी ठंडी होकर के नहीं, मतलब एनर्जी लेकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं उनको हम केमिकल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। केमिकल्स का अवस्था परिवर्तन या उसका जो फिजिकल स्टेट है वो फिजिकल स्टेट एक से दूसरे में बदल जाना। तो चाहे हमारी केमिकल रिएक्शंस हो या हमारे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हो, इनमें जो हीट एनर्जी की स्टडी है उस हीट एनर्जी को स्टडी हम इस थर्मोकेमिस्ट्री की ब्रांच में करते हैं। ये जो थर्मोकेमिस्ट्री है इसमें ये किस चीज पे फोकस करता है, ये फोकस करता है कि किस तरह से एनर्जी में परिवर्तन हुआ या किस तरह से एनर्जी में चेंज हुआ। मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में मैंने यहां पर कुछ ना कुछ केमिकल ले लिए,
और उनका आपस में रिएक्शन करा दिया, या वो मैंने यहाँ पर आइस ले ली और उसको गर्म करके हीट प्रोवाइड की और हीट प्रोवाइड करने पर देखा कि उसका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ। तो जो भी एनर्जी में चेंज होगा तो ये हमारा सिस्टम है। ये जो मैं कंटेनर ले रहा हूं, या ये मान लो कि मैंने बीकर लिया और इसमें मैंने कोई एक केमिकल लिया, ये सॉलिड लिक्विड किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, और अब मैं इसको हीट दे रहा हूं या इसको ऐसे ही रखा देता हूं, तो हीट या तो सराउंडिंग से, क्योंकि ये हमारा सिस्टम है तो बाहर की सराउंडिंग, तो या तो सराउंडिंग से हीट अंदर जा सकती है, या ऐसा हो सकता है इस सिस्टम से हीट बाहर आ जाए, है ना। दोनों ही कंडीशन है कि या तो ये हीट प्लस हो सकती है इसमें से, या इसमें से हीट निकल करके हम ये कह सकते हैं कि हीट बाहर निकल रही है। तो हीट चेंज जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, तो थर्मोकेमिस्ट्री में एक्चुअली हम वही स्टडी करेंगे। ये थर्मोकेमिस्ट्री हमें और क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, या हम ये कह सकते हैं कि क्यों हमारे लिए ये केमिस्ट्री में यूजफुल है। तो हम यहाँ पर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सी और डी बना रहे हैं, तो इन रिएक्टेंट्स की जो क्वांटिटी है कि कितना ए कितना बी हमने रिएक्ट किया और कितना सी और कितना डी बना, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है वो भी हम इस थर्मोकेमिस्ट्री से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान कितने ए ने कितने बी के साथ में रिएक्शन की और कितना सी और डी की क्वांटिटी बनाई, या कितने मोल्स बनाए। क्वांटिटी से मतलब है कि कितने मोल्स बनाए। और अगर हम इस थर्मोकेमिस्ट्री में एक चीज और हम यूज कर सकते हैं, या हम यही कह सकते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री को हम और दूसरी तरह भी यूज कर सकते हैं। कहां कहां यूज कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगा या नहीं होगा। हालांकि अभी हमने स्पॉन्टेनिटी पढ़ी नहीं है, मतलब स्वतः प्रक्रम। जैसे अभी आप इस वाटर को जो सॉलिड फॉर्म में है, जो आइस फॉर्म में है, इसको थोड़ी देर के लिए रख दो, है ना। ये हमने कंटेनर लिया, इसमें ये आइस लिया और इसको हमने रख दिया, तो थोड़े समय में आप ये देखोगे आपको अलग से हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर बर्नर लगाओ और यहाँ इसको हीट प्रोवाइड करो। आपको ये हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप ही थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, ये अपने आप ही और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपने आप हुआ। तो अपने आप जो प्रक्रम होते हैं उनको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, या उनको हम स्वतः प्रक्रम बोलते हैं। और कुछ ऐसे प्रक्रम होंगे जिसमें आपको बाहर से हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, या उसको कराने के लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ती है। कि आपने दो कंपाउंड लिए ए और बी, लेकिन वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, अब हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, और जब हीट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो ऐसे प्रोसेसेस को जहां पर वो अपने आप नहीं होते, उनको हमें करवाना पड़ता है कुछ फेवरेबल कंडीशंस वहां पर प्रोवाइड करके। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, हम उन प्रोसेसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना। अस्वतः प्रक्रम, तो स्वतः प्रक्रम होते हैं एक तो जो खुद होते हैं, और एक हमें करवाने पड़ते हैं। अब जब भी हम ये प्रक्रम करवाते हैं तो यहां पर बेसिकली हमें एक चीज देखने को मिलती है